चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमें क्या दिया है? फैन प्लावन। नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, यानी कि हमने कल चुंबकीय गुण तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फैन प्लावन विधि। फैन प्लावन विधि क्या होता है देखेंगे। बारीक पिसे हुए आयस के बड़े हौज में जल के साथ मिश्रित करके, क्या कह रहे हैं, मिश्रित करके कंदर्म बना लेते हैं, यानी कि स्लरी बना लेते हैं। तत्पश्चात उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। क्या कह रहे हैं, उसमें क्या डालते हैं हम? चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड आयस तथा गैंग को जल द्वारा गीला किया जाता है। इस कंदर्म में जब तीव्र गति से वायु प्रभावित की जाती है तो उसके फलस्वरूप तेल से चिपक कर आयस के हल्के कण, यानी कि हल्का तेल फैल, जिसमें प्रमुखता सल्फाइड आयस को होता है, ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मलफेन के रूप में तैरने लगते हैं। तत्पश्चात क्या कह रहे हैं, इस मलफेन के वायु में सुखाकर आयस के कण प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को फैन प्लावन विधि कहते हैं। चूँकि अशुद्धियों के कण भारी होते हैं, अतः जल में डूबकर टैंक के पर एकत्रित हो जाते हैं। तो फैन प्लावन विधि बारीक पिसे हुए आयस को बड़े हौज में जल के साथ मिश्रित करके कदम बना लेते हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं, जल के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसमें सल्फाइड आयस तथा गैंग को जल द्वारा जल द्वारा गीला किया जाता है। फिर कह रहे हैं कि इसको तीव्र गति से जब पानी को बहाया जाता है तो जो उसमें हल्के कण होते हैं, तेल में जो चिपके होते हैं, वो तेल के ऊपर उस पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और उनको अलग किया जा सकता है। अब हमें उसमें क्या दी गई है कि सल्फाइड आयस का सांद्रण किसके द्वारा कर सकते हैं? फैन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है सांद्रित आयस से धातु का निष्कर्षण, यानी कि सांद्रित आयस से धातु का निष्कर्षण, निस्तापन, यानी हम सबसे देखेंगे कैल्सिनेशन। पहली हेडिंग हमारी क्या दी है? निस्तापन। तो आयस के वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। जैसे लेड कार्बोनेट PbCO3 युक्त आयस को गर्म करने पर लेड कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड PbO में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार जल युक्त ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड का भी निस्तापन करते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं। हमें एक रिएक्शन दी गई है। लेड ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या कह रहे हैं? लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब पहली हेडिंग हमें क्या दी गई है? भर्जन। भर्जन क्या होती है? भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है? आयस को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड Cu2S युक्त आयस वायु में गर्म करने पर वह कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही सल्फर, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड बनकर निकल जाती हैं, यानी कि जो क्या कह रहे हैं कि सल्फर और फास्फोरस की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वाष्प के रूप में निकल जाती है। तो कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गर्म करने पर क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। प्रगलन क्या होती है? स्मेलिंग। ठीक है, तो स्मेलिंग भर्जन का निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है। जैसे
भर्जित हेमेटाइट आयस को कार्बन, कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर बत्तिया भट्टी में प्रज्वलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा पैग आयरन प्राप्त होता है। प्रज्वलन की क्रिया में अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। तो कह रहे धातु का शोधन क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आयस्क से प्राप्त शुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है? तो क्या कह रहे हैं? आयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रज्वलन से प्राप्त धातु ने अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? प्रज्वलन में जो प्राप्त धातुएं होती हैं उनमें भी बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उनको कैसे अलग अलग करते हैं? तो अशुद्धि युक्त कुछ बस धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाते हैं। अब हम देखेंगे कि विद्युत अपघटनीय किस प्रकार किया जाता है। तो विद्युत अपघटनीय किस प्रकार किया जाता है? एक बड़े टैंक में शोषित किए जाने वाले वस्तु के लवण का क्या किया? विलयन लेते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत अपघटक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटक। अब कह रहे हैं अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की एक छड़ की कैथोड के रूप में प्रयोग में लगाते हैं और उन्हें विलयन में चित्र 3.6 के अनुसार डुबाते हैं। दोनों छड़ों को तार द्वारा बैटरी से जोड़ते हैं, विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एनोड से धातु के आयन विलयन में जाते हैं, फिर विलयन से क्या कह रहे हैं? निकलकर कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जमने लगते हैं। अशुद्धियों टैंक के पैंदे में एनोड के रूप में बैठ जाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या दी गई है कि पैग आयरन क्या है। पैग आयरन क्या होता है देखेंगे। बत्तिया भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन यानी कि पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें 93% क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। 4 से 5% क्या होता है? कार्बन तथा शेष बचा हुआ सल्फर या सल्फोरस सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम, यानी कि बहुत ज़्यादा कम गलते हैं। यह भंगुर होता है। इसका प्रयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इन सब को बनाने में इस पिग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि इस्पात क्या होते हैं देखेंगे। इस्पात क्या होते हैं? इस्पात यह लोहे का एक दूसरा रूप है जिसमें Fe 98.8% कार्बन, 0.25% से 1.5% से SiP और वैसाई सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैंगनीज की अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। इसका उपयोग कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी, ठीक है, नट बोल्ट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। तो धातुओं के भौतिक अवस्था क्या होती है? क्रियाकलाप 3.1 यानी कि लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा जिंक के टुकड़े क्या करें? जिंक के टुकड़े एकत्र करें। ये सभी वस्तुएं किस अवस्था में हैं? सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा द्रव होता है। पारा क्या होता है? एजी यानी कि द्रव होता है। कठोरता क्या होती है? क्रियाकलाप 3.2। क्रियाकलाप अध्यापक की देखरेख में ही किया जाए। तो क्या कह रहे हैं? सोडियम धातु का टुकड़ा ले कर उसे छन्ना या कागज से सुखा ले। ठीक है, धातु के टुकड़े को चाकू से काटें। क्या देखते हैं क्या होता है कि
सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है जब लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को भी चाकू से काटें। क्या है? धातु प्रायः कठोर होती है, अतः उन्हें काटना अत्यंत बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो कह रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातु क्या होती हैं? कठोर होती हैं। चमक, यदि आप धातुओं की सतह कोने काटने के तत्काल बाद देखें तो आप पाएंगे कि यह दिखने में चमकदार होती है। इसे क्या कह रहे हैं? इसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुओं बनाने के लिए उपयोगी बनाती हैं, यानी कि इससे हम जो सजावट की चीज़ें होती हैं उनको बना सकते हैं। ये अधात्वर्धनीयता यानी कि पीटने पर धातुओं के फैलने का गुण है। अधात्वर्धनीयता क्या होता है कि जब हम कोई भी धातु को पीटते हैं उस गुण को हम बोलते हैं अधात्वर्धनीयता। क्रियाकलाप 3.3 देखेंगे क्या है। एल्यूमीनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़े से पीटें। क्या देखते हैं कि हथौड़े से पीटने वाले धातु के टुकड़े के पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाते हैं। तो धातुओं को पीटकर क्या कहते हैं? छिद्रों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या बोलते हैं? अधात्वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि कोई भी धातु को जब हम पीटते हैं उस गुण को हम बोलते हैं अधात्वर्धनीयता। चांदी का सोना में अधात्वर्धनीयता का गुण अधिक, यानी चांदी और सोने में सबसे ज़्यादा ये गुण अधिक होता है, जबकि जो जस्ता होता है, जस्ता मतलब जिंक होता है, उसमें कम अधात्वर्धनीयता पाया जाता है। अब कह रहे हैं तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, आपने तांबे, एल्यूमीनियम और आयरन के तार देखे होंगे। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग होता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग भी किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो जाली वगैरह बनाते हैं तारों से, उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या दी है? चालकता। चालकता क्या होता है देखेंगे। क्रियाकलाप 3.4 में दिया है। क्या दिया है? चालकता कि एक टॉर्च बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? बल्ब प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, फिर अब कह रहे हैं कि तांबे के तार को, कह रहे हैं अब तांबे के तार को तार के स्थान पर एल्यूमीनियम या आयरन आदि का तार लगाएं। तांबे के तार के स्थान पर एल्यूमीनियम, आयरन आदि का तार लगाएं। क्या होता है? सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाता है। सभी धातुएं विद्युत की क्या है? सुचालक हैं, क्योंकि इनसे विद्युत का प्रभाव संभव है। क्रियाकलाप 3.5 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। लोहे की छड़ के लिए सिरे को हाथ से पकड़कर एक दूसरे सिरे को गर्म करें। कुछ समय बाद अनुभव होता है छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अब इसी प्रयोग को कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम के छड़ द्वारा भी दोहराएंगे। क्या होता है? सभी छड़ गर्म हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि छड़ के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंचाती है। अतः छड़ें ऊष्मा की क्या होती हैं? चालक होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी है धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के समान ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखेंगे ऑक्साइड की रिएक्शन क्या दी गई है हमें। 4Na+
O2 गिव 2Na2Na2O। ठीक है, तो सोडियम लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या मिला हमें? सोडियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड मिला। नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी है? क्या आप जानते हैं? देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम की अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ठीक है से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। अब एक क्रियाकलाप 3.6 देखेंगे। क्रियाकलाप 3.6 क्या होता है कि क्रियाकलाप 3.6 में क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम का एक ताल है। ठीक है, क्या लिया हमने? एक मैग्नीशियम का एक ताल लिया, उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर क्या किया? जलाए। ठीक है, क्या देखते हैं क्या होता है? मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक नया पदार्थ बन रहा है। तो यह सफ़ेद पाउडर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसी रिएक्शन के रूप में देखेंगे कि 2Mg लिया हमने प्लस O2 लिया, क्या मिला हमें? MgO, यानी कि मैग्नीशियम लिया हमने प्लस ऑक्सीजन लिया, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें दी है कि जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है, यानी कि जल के साथ क्या होता है? तो संक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु और हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्रियाकलाप 3.7 में दिया है कि कैसे जल के साथ अभिक्रिया करके वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो दिया क्रियाकलाप 3.7। देखेंगे 3.7 में क्या कह रहे हैं कि सोडियम धातु लें। ठीक है, सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा लें। कांच के एक बर्तन को क्या कह रहे हैं? कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़ों को पानी में डाल दें। क्या दिखाई देता है? कह रहे हैं कि सोडियम के टुकड़े में हमने पानी में डाल दिया, क्या दिखाई दिया? क्या होता है देखेंगे। क्या दिखाई देता है कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति के से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na प्लस 2H2O गिव 2NaOH प्लस H2, यानी कि सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या आप बता सकते हैं कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मैग्नीशियम प्लस H2O गिव MgO प्लस H2, यानी कि मैग्नीशियम को हमने जब वाटर के साथ किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? उसमें से रिलीज हुई। नेक्स्ट हेडिंग हमें दी गई है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि कैसे होती है। तो क्या कह रहे हैं? हमने एक परख नली में छोटा, यानी कि हमने एक परख नली में क्या लिया? छोटा रबेदार जस्ते का टुकड़ा लें। अब उसमें 10 मिनट तक उसमें हमने क्या किया? 10 मिली तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। क्या देखते हैं कि रंगहीन एवं गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि जलती हुई माचिस की एक तीली, यानी कि जलती हुई हमने क्या ली? माचिस की एक तीली को परख नली के मुंह पर ले जाकर निकलने वाली गैस का परीक्षण करें। हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है, यानी कि क्या कह रहे हैं? पक्की, यानी कि हल्की से ध्वनि निकलती है, पक। और जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो Zn प्लस 2HCl गिव
ZnCl प्लस H2 यानी कि जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्राप्त होता है। इसी क्रियाकलाप को एल्यूमीनियम के साथ कराया, आयरन तथा मैग्नीशियम के टुकड़े के साथ भी दोहराएं। क्या होता है, प्रायः सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस अम्ल गिव क्या बनाए, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग देखेंगे क्या होता है, तो धातुओं में घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग क्या होते हैं, ये भी देख लो। कुछ और भी जाने, इसमें भी हमें एक डेफिनेशन दी गई, क्या दी है कि तत्वों के धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है, धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग, यानी कि घरों में और बाहर फैक्ट्रियों में क्या उपयोग होता है। तो देखेंगे, दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग होता है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ी और क्या दिया है, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि लोहा सबसे अधिक किस में होता है, सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सी धातु का होता है, लोहे का, क्योंकि लोहे से क्या बनती है, बहुत सारी मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, इसलिए लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। यह जहाँ एक और क्या कह रहे हैं, पेन, कील आदि छोटी छोटी वस्तुएं बनाने के लिए भी उपयोग, यानी कि लोहे का उपयोग छोटी छोटी पिन हुई, कील हुई, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने के लिए भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के लिए कह रहे हैं कि भारी उपकरणों के निर्माण भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमीनियम भी एक अन्य अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक घरेलू बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमीनियम का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे जो घरों में बर्तन यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है। क्या कह रहे हैं, धातुओं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए, यानी कि बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर तथा एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए पुनः क्या कह रहे हैं, बनाने के लिए एल्यूमीनियम के तारों का भी उपयोग होने लगा है। सोने चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध हैं। ठीक है, तो इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए भी उपयोग किया जाते हैं। आपने देखा है, जो चांदी की पतली पन्नियाँ होती हैं, उनको मिठाइयों में परत के रूप में चढ़ाया जाता है। आजकल क्या कह रहे हैं कि खाने की वस्तुएं, दवाइयाँ, चॉकलेट एवं सिगरेट की पैकेट के लिए भी एल्यूमीनियम की पन्नियों का उपयोग किया जाता है। अब उपयुक्त के आधार पर नेक्स्ट हमें तालिका दी गई है। कह रहे हैं कि उपयुक्त के आधार पर अधोलिखित तालिका में दिए गए धातुओं के नाम के आगे उनके कुछ उपयोग लिखिए। लोहा अलमारी, फावड़ा आदि बनाने के लिए, एल्यूमीनियम बर्तन बनाने के लिए, तांबा तार बनाने के लिए, सोना आभूषण बनाने के लिए और चांदी भी आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी धातुओं का पढ़ा है कि इनका कैसे अलग अलग उपयोग किया जाता है। हमने तालिका भी फिल कर ली है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, धातुओं का संरक्षण। धातुओं का संरक्षण कैसे
करते हैं, यानी कि उसकी जांच कैसे करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।